नमस्कार दोस्तों, नम्रता संस्कृत क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और संस्कृत भाषा आपने ली है तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। और आज हम संस्कृत वर्णमाला के बारे में जानेंगे। तो संस्कृत वर्णमाला के बारे में शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि संस्कृत वर्णमाला से यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में ही काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और बिल्कुल बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो भी हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना है ताकि हर बात आपको समझ में आ जाए और उसके बाद आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी डाउट ना रहे, जिससे कि आपके सारे प्रश्न सही जाएं। इसको देखने के बाद, इसको समझने के बाद आपका कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। ठीक है, तो संस्कृत वर्णमाला को हम जानेंगे। इससे पहले एक बात और बताना चाहूँगी कि संस्कृत की जो वर्णमाला है और जो संस्कृत में माहेश्वर सूत्र हैं, जो माहेश्वर सूत्र हम पढ़ चुके हैं इससे पहले 3rd चैप्टर में माहेश्वर सूत्रों को पढ़ा था हमने। तो माहेश्वर सूत्र और संस्कृत की जो वर्णमाला है, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। तो संस्कृत की वर्णमाला और माहेश्वर सूत्र दोनों आप एक ही बात मान लीजिए, क्योंकि अगर आप संस्कृत की वर्णमाला के बारे में कुछ चीज़ें नहीं जानते हैं तो आप माहेश्वर सूत्र नहीं जान पाएंगे। अगर आप माहेश्वर सूत्र नहीं जानते तो संस्कृत की वर्णमाला में थोड़ा आपको समझने में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आप उस वाले को भी देख लें, माहेश्वर सूत्रों को भी देख लें। ठीक है, संस्कृत वर्णमाला को जानने से पहले चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा के बारे में हम जान ही चुके हैं। वर्णमाला, अगर वर्णमाला को हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ण जो शब्द आता है वो है वर्ण। तो वर्ण के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, तो भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसका पुनः विभाजन अर्थात टुकड़े ना किए जा सके। कोई भी भाषा होती है तो उस भाषा में वर्ण होते हैं। अब वर्ण होता क्या है, तो वर्ण एक प्रकार की ध्वनि होती है। जैसे मैंने बोला राम, ठीक है, राम शब्द बोला तो इस राम शब्द में 4 ध्वनियाँ निकली। ठीक है, पहले र, फिर आ, फिर म, फिर अ। ये देखिए भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ, ये र, ये आ, ये म, ये अ। ठीक है, तो भाषा की छोटी से छोटी जो भी ध्वनि होती है उसको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिसका पुनः विभाजन या टुकड़े ना किए जा सकें। विभाजन का मतलब होता है जिसको हम अलग ना कर सकें, जिसके हम टुकड़े ना कर सकें। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है राम। ठीक है, तो यहाँ राम में अगर ज़्यादातर लोगों से पूछा जाए तो उन लोगों को नहीं मालूम होता है कि राम में कितने वर्ण हैं। देखिए वर्ण का मतलब होता है अक्षर, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनियम्स हैं दोनों। तो वर्ण का मतलब क्या होता है, अक्षर। तो किसी से पूछो तो कहेंगे कि राम में 2 ही वर्ण हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो राम में कितने वर्ण हैं, अगर हम इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है ना, यदि हम इनका विभाजन करेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले निकलेगा र वर्ण, फिर निकलेगा आ वर्ण, फिर निकलेगा म वर्ण, फिर निकलेगा अ वर्ण। ठीक है, तो इस प्रकार से राम शब्द में आपके कितने वर्ण हो गए, 4 वर्ण हो गए। ठीक है, अब कोई कहे भाई र को विभाजित कर दो या र को अलग अलग कर दो, नहीं कर सकते। आ अपने आप में एक स्वर है तो हम आ को अलग अलग नहीं कर सकते, म को नहीं कर सकते, अ को नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते, ये सबसे छोटी ध्वनि है। तो इस प्रकार से राम शब्द में आपके 4 वर्ण आते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने वर्ण के बारे में जाना। तो यहाँ पे आपको इस बात को जानना बहुत आवश्यक है कि जो व्यंजन होते हैं, जो स्वर होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो राम में 4 वर्ण आते हैं। आगे देखेंगे वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णमाला जो है वो वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला में सारे वर्ण आते हैं, किसी भी भाषा की वर्णमाला हो उसमें सारे वर्ण आते हैं, लेकिन उसका जो व्यवस्थित क्रम समूह होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं वर्णों की संख्या। ठीक है ना, तो संस्कृत भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है, इस पे काफ़ी विवादित प्रश्न है। विवादित प्रश्न तो नहीं, ये मान लीजिए, क्योंकि कई प्रकार की पुस्तकें आप पढ़ते हैं कि कई पब्लिकेशंस की आप किताबें पढ़ते हैं, तो हर किताब में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मैं आपके डाउट को क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि
संस्कृत भाषा का आधार देखिए पाणिनि मुनि को माना गया है, उन्होंने संस्कृत भाषा की रचना करी है। तो पाणिनि मुनि के अनुसार यदि हम जानें तो संस्कृत भाषा में 63 या 64 यानी 64 वर्ण हैं। ठीक है, पाणिनि मुनि ने एक ग्रंथ लिखा है पाणिनीय शिक्षा, उसमें उन्होंने 63 और 64 वर्णों का उल्लेख किया है, बताया है उन्होंने वहाँ कि ये 63 या 64 वर्ण संस्कृत भाषा में दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन आधुनिक काल में या अभी की आप किसी भी पुस्तक में देखेंगे तो आपको 50 वर्ण ही प्राप्त होंगे। किसी किसी बुक में 46 वर्ण भी मिलते हैं। ठीक है ना, 46। ठीक है, ज़्यादातर बुक्स में आप देखेंगे तो 50 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से हम वर्णों की संख्या को मान सकते हैं। अगर आप पाणिनि मुनि के अनुसार जानेंगे तो 63 या 64 वर्ण होते हैं, और अभी के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो कुल 50 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी के हिसाब से ही आपको 50 वर्णों के बारे में ही बताऊंगी कि किस प्रकार से 50 वर्ण होते हैं। और अगर आप पाणिनि मुनि के अनुसार 63 या 64 वर्णों का ज्ञान चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको इस बारे में भी एक वीडियो बना के बता दूंगी कि पाणिनि मुनि के अनुसार 63 और 64 वर्ण कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो प्रचलन में है 50 वर्ण, हम उन्हीं का ज्ञान करेंगे। ठीक, तो ये तो वर्णों की संख्या हो गई। अब आगे आते हैं वर्णों के प्रकार। ठीक है, तो ये तो सभी लोग भली भांति परिचित होंगे कि वर्णों के प्रकार कितने होते हैं। 2 प्रकार होते हैं वर्णों के, स्वर और व्यंजन। ठीक है, वर्णों के 2 प्रकार, स्वर और व्यंजन। यहाँ पे मैंने संख्या भी लिख दी है, स्वर होते हैं 13 और व्यंजन होते हैं 33। ठीक, आगे चलते हैं, हम स्वर वर्णों का ज्ञान करते हैं कि स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्वर और ब्रैकेट में लिखा है अच। ठीक है, तो हम संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में स्वर को अच भी कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए ये अच का ज्ञान आपको कैसे होगा, तो अच का ज्ञान माहेश्वर सूत्रों से होगा। माहेश्वर सूत्रों में एक अच प्रत्याहार आता है, इससे पहले के चैप्टर में हमने माहेश्वर सूत्रों के बारे में पढ़ा था। तो अच प्रत्याहार आता है और उस अच प्रत्याहार में जो है आपके सारे स्वर वर्ण अच प्रत्याहार में आते हैं। अगर आप प्रत्याहार के बारे में नहीं जानते हैं तो उससे पहले की वीडियो है मेरी माहेश्वर सूत्रों पर, आप उसको देखें और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्वर को अच भी कहते हैं, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। अब हम स्वर के बारे में जानते हैं तो एक सरल सी डेफिनेशन है, एक परिभाषा है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। ठीक है ना, जो स्वयं विकसित होते हैं, जो स्वयं अपने ऊपर डिपेंड होते हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, उनको हम स्वर कहते हैं। अर्थात जो वर्ण स्वयं उच्चरित हों, जो खुद से उच्चरित हों, ठीक है ना, स्वयं उच्चरित हों, वे वर्ण स्वर वर्ण या अच कहलाते हैं। ठीक है ना, जो अपने आप उच्चरित हों वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, इनकी संख्या 13 है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 13। देख लेते हैं, अ, आ, ई, उ, रि, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो ये 13 है, अब हम काउंट करेंगे तो ये 13 ही होंगे। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 13। तो स्वर वर्ण कौन से होते हैं, जो स्वयं उच्चरित होते हैं, और इनकी संख्या कितनी है, 13। तो ये प्रश्न भी आपका परीक्षा में आ जाता है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 13। लेकिन यहाँ पे एक नोट डाला हुआ है मैंने, लेकिन अगर हम माहेश्वर सूत्रों के बारे में जानें तो माहेश्वर सूत्रों में संस्कृत की पूरी वर्णमाला आती है, और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो स्वर वर्ण होते हैं वो 9 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 भेद हो गए आपके, मतलब 2 मत हो गए। 2 मत हो गए। एक मत कह रहा है कि इनकी संख्या 13 है और हमें दिखाई भी दे रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये 13 भी है, और अगर हम माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से देखें तो 9 होते हैं। अब आपका यदि ये प्रश्न आता है तो भाई आप टिक किस पे करेंगे, ठीक है, 13 पे करेंगे कि 9 पे करेंगे। तो इसको मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे कि अगर आपके प्रश्न पत्र में ये लिखा हुआ हो, दोनों ही ऑप्शन हो, ठीक है ना, समस्या तब आएगी जब दोनों ऑप्शन हो कि भाई स्वर वर्ण कितने होते हैं, 13 भी ऑप्शन में हो, 9 भी हो। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्रों के अकॉर्डिंग आपको 13 पे ही टिक करना है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों का महत्व बहुत है, और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो अच होते हैं, जो स्वर वर्ण होते हैं वो 9 ही होते हैं, तो आपको 9 पे ही टिक करना है। अगर ऑप्शन में केवल 13 है, मतलब 9 नहीं है 13 है, तो 13 पे टिक करेंगे, अगर 13 नहीं है 9 है तो 9 पे टिक करेंगे। लेकिन जब दोनों ही आ जाए तो आपको 9 पे ही टिक करना है। ठीक है, तो स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं। स्वर को जान लिया, अब हम स्वर वर्णों के प्रकार को जानते हैं। ठीक है, तो स्वर वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, स्वर वर्णों के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत।
अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ह्रस्व वर्ण कौन कौन से होते हैं और ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं और इनको मूल स्वर भी कहते हैं। अब हम इसको समझ लेते हैं। मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमें एक मात्रा का समय लगे, मात्रा से आप सेकंड समझ सकते हैं, ठीक है ना, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व का मतलब लोग छोटा बोलते हैं, लेकिन छोटा का मतलब ये होता है जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे। और इनको मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं से और स्वर भी उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, इन्हीं से और स्वरों की भी उत्पत्ति हुई है, इसलिए ये मूल कहलाते हैं। मूल का मतलब रूट, ये वर्णमाला के रूट कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं? ह्रस्व स्वर 5 हैं। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, ऋ, ऋ। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो इसका उच्चारण करने में देखिए 1 सेकंड का समय लग रहा है। अ, ई, उ, ऋ, ऋ। ठीक है ना, इनको बोलने में एक मात्रा का समय लग रहा है। ये संपूर्ण वर्णमाला का मूल है और इनकी संख्या कितनी है? 5। ठीक है ना, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो 5। आप देख रहे होंगे एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है। आगे आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अभी हमने ह्रस्व स्वरों का उच्चारण किया, एक मात्रा का समय लगा, मतलब 1 सेकंड का। अगर हम दीर्घ स्वर का उच्चारण करेंगे, ये देखिए दीर्घ स्वर है आ, तो थोड़ा ज़्यादा समय लगा, ठीक है, 2 सेकंड का। तो जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे वे दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर 8 होते हैं, ध्यान दीजिएगा। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये सारे आपके दीर्घ स्वर होते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, 2 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, ये अभी तक हम जब वर्णमाला का ज्ञान करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ बड़ा ओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको छोटा और बड़ा नहीं मानना है, यहाँ पे हमें ज्ञान करना है ह्रस्व और दीर्घ का, ठीक है ना। तो जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे वो ह्रस्व होता है और जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, तो ए के उच्चारण में भाई 2 मात्रा का समय लगता है, तो ये छोटा ए जो सब छोटा बोलते हैं, छोटा नहीं है, दीर्घ है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रखें। और 2018 में इससे प्रश्न भी आया था। प्रश्न ये आया था कि निम्नलिखित में से दीर्घ कौन सा दीर्घ स्वर है, ठीक है, और उसमें आपके ऑप्शन दिए थे अ, ई और री और ए, ठीक है ना। तो दीर्घ कौन सा होगा? ये छोटा, ये जो जिसको आप छोटा कहते हैं ये, ठीक है ना, ये ए है ना। ये ए क्या है? ये दीर्घ में आता है क्योंकि इसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हमारे दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो पहला कारण तो यह है कि इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। दूसरा कारण एक और भी है जिससे इन्हें दीर्घ कहा जाता है। जैसे नोट दिया हुआ है, इन्हीं दीर्घ स्वरों को हम संयुक्त, मिश्र अथवा संधि स्वर भी कहते हैं। ये जितने भी दीर्घ स्वर हैं, ये जितने भी दीर्घ स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम संयुक्त, मिश्र और संधि स्वर भी कहते हैं। देखिए संयुक्त का मतलब जुड़ना, मिश्र का मतलब भी जुड़ा हुआ, संधि का मतलब भी जुड़ना, ठीक है, तो इनको संधि स्वर भी कहते हैं। आपका प्रश्न आ सकता है कि संयुक्त स्वर या मिश्र स्वर या संधि स्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 8 है ना। अभी संधि स्वर कैसे हुए तो इसको देख लीजिए यहाँ पे। अब जैसे ये बड़ा आ है तो ये 2 ह्रस्व आ मिलके बड़ा आ बन गया, 2 ह्रस्व ई मिलके दीर्घ ई बन गया, 2 ह्रस्व उ दीर्घ उ, ह्रस्व री दीर्घ ई, ठीक है। अब ये ए कैसे बना? तो ह्रस्व अ और ह्रस्व ई को यदि हम जोड़ दें तो ए बन जाता है। ह्रस्व अ और ये जो ए बन गया है ना, अब इस ए को हमने यदि जोड़ा तो आई बन गया, ठीक है। ह्रस्व अ और ह्रस्व उ को जोड़ा तो ओ बन गया। ह्रस्व अ और ये जो ओ है इसको हमने जोड़ा तो औ बन गया। तो ये तो 4 तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये जो इधर 4 है यानी ए, आई, ओ, औ, ठीक है ना, ये जो 4 है ये प्रश्न में कभी कभी आ जाता है कि ए वर्ण जो है वो किस किस से मिलके बना है, तो आपको वहाँ बताना होगा अ और ई से मिलके बना है। आई वर्ण है वो किस किस से मिलके बना है, तो अ और ए से मिलके बना है, ठीक है ना। तो उसको आप अच्छी से यहाँ पे देख लीजिए, इससे भी आपका प्रश्न आ सकता है। तो दीर्घ स्वर को संधि स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलके बना हुआ है, ठीक है, और इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। तो ये दीर्घ स्वर के बारे में हो गया, ठीक है। ये 8 होते हैं, संख्या ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं नंबर 3। तो
नंबर 3 पे आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, इनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है किसी को पुकारने या किसी को चिल्लाने में किया जाता है। ठीक है, और इस प्लुत स्वर को हम इस 3 के चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक है, ये मैंने बड़ा सा लिख दिया है ताकि आप देख लें इसको अच्छे से। ये जो हिंदी भाषा में जो हम 3 संख्या लिखते हैं ना, ये तो वही चिन्ह है ये। ठीक है ना, कोई अलग से चिन्ह नहीं है, इसको आप कोई अलग चिन्ह मत मानिएगा। हम हिंदी में जैसे 3 संख्या लिखते हैं, जब हिंदी की गिनती लिखते हैं तो उसमें 3 जैसे लिखते हैं, वैसा ही चिन्ह प्लुत स्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। इस 3 का मतलब 3 मात्रा को दर्शाना है। ठीक है, तो इनको बोलने में 3 सेकंड का समय लगता है, इसलिए हम इसको प्लुत स्वर कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हे कृष्ण अत्र आगच्छ। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो कृष्ण को बुला रहा है। ठीक है ना, तो वो कृष्ण को बुला रहा है तो उसको पुकारेगा, उसका नाम चिल्लाएगा, तभी तो उसको बुलाएगा। ठीक है ना, तो किसी को पुकारने या चिल्लाने में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे वो कृष्ण को बुला रहा है तो कृष्ण शब्द, तो कृष्ण में जो अंतिम वर्ण है जो ण, तो ण में आ है। जैसे अभी हमने देखा था वर्णमाला के स्टार्टिंग में कि राम शब्द है, तो राम में पहले र आया, फिर आ आया, फिर म आया, फिर अ आया। इसी प्रकार से कृष्ण शब्द का जो अंतिम वर्ण है ना, वो ण नहीं है, वो आ है। और आ क्या होता है? स्वर। तो उस अ स्वर के बाद ये आपका ये प्लुत का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो जहाँ प्लुत का चिन्ह लगा हुआ है वहाँ पर उसका मतलब होता है देर तक बोलना, हे कृष्ण, इस तरीके से। ठीक है, इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जो ओम शब्द होता है वो एक तो उसको इस तरीके से लिख देते हैं लोग, जैसे ये ऊ बनाते हैं, ये देखिए इस तरीके से भी लिखते हैं हम ओम को, ऊ बनाते हैं और उसके बाद चंद्र बिंदी लगा देते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ऊ, है ना। लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा ओम ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ये बीच, ये आगे ओ है, फिर देखिए ये जो बीच में है ना, ये कोई वर्ण नहीं है, ये प्लुत स्वर का चिन्ह है। तो ये 3 नंबर बना हुआ है और इसका मतलब है कि ओ को हमें खींच के बोलना है। आपने देखा होगा जब ओम का उच्चारण करते हैं लोग तो ओम देर तक उच्चारण करते हैं ना, तो इसी कारण करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लुत का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो ये प्लुत स्वर के बारे में जानकारी हो गई है ना, कि इसके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, चिल्लाने पुकारने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसको 3 नंबर चिन्ह से हम दर्शाते हैं। ठीक है, और इसको क्या है, इसकी कोई संख्या नहीं है क्योंकि जितने भी अभी हमने ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर पढ़े थे ये उन्हीं के बाद लगता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कृष्ण में मैं बता चुकी हूँ आपको, ण में आ है। ठीक है, उस आ के बाद ये लगा हुआ है तो ह्रस्व स्वर के बाद लगा है। यहाँ पे देखेंगे ओ के बाद लगा है। ठीक है ना, तो ये दीर्घ स्वर के बाद लगा है, इसलिए इनकी कोई संख्या नहीं है। ठीक है, इनका केवल भाषा में बोलते समय प्रयोग किया जाता है, इनकी कोई संख्या मतलब इनको गिना नहीं जाता। ये जो अभी हमने ह्रस्व और दीर्घ पढ़े थे उन्हीं के आगे इनका केवल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार हम समझेंगे ह्रस्व स्वर कितने हुए 5, अ ई उ ऋ ऋ। दीर्घ स्वर कितने हुए 8 और टोटल मिला के कितने स्वर हुए 13। देखिए प्लुत स्वर को मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया, गिना नहीं है प्लुत स्वर को क्योंकि उनको गिना नहीं जाता। तो इस प्रकार से कुल 13 स्वर हो गए। ठीक है, तो आपको बात ध्यान रखनी है, ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, दीर्घ 8 और कुल स्वर 13। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से 9 वर्ण। तो अब हमने यहाँ पे स्वर वर्णों का ज्ञान कर लिया है, अब आगे चलते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण क्या होता है, सबसे पहले व्यंजन वर्ण को जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है हल वर्ण, व्यंजन को हम हल भी कहते हैं। और यहाँ पे हल जानने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, जो माहेश्वर सूत्रों में एक हल प्रत्याहार आता है उसमें हय वर्ण के ह से लेके हल के ला तक सारे व्यंजन वर्ण आते हैं। तो व्यंजन वर्णों को शॉर्ट में, ठीक है ना, शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, हल कहेंगे। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन ही यही होता है, संक्षेप करना, शॉर्ट करना। ठीक है ना, चलिए, तो वे वर्ण जो स्वयं उच्चरित ना होकर स्वर्ण वर्णों की सहायता से उच्चरित होते हैं वे व्यंजन वर्ण या हल वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में ऐसे वर्ण जो स्वयं उच्चरित ना हो, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़े। अभी हमने स्वर वर्ण समझे, तो जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़े हमें, है ना, उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है क। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो क वर्ण जो है, देखिए उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, क के नीचे जो ये टेढ़ी रेखा है,
ध्यान दीजिएगा, जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं उनके नीचे यदि टेढ़ी रेखा हो, ठीक है ना, तो इस टेढ़ी रेखा को हलंत कहते हैं। और इसका मतलब ये टेढ़ी रेखा वहाँ पे लगी होती है जिस व्यंजन में कोई स्वर ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये केवल व्यंजन वर्ण का ही हम प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एक क वर्ण जो है ये अपने आप में लिखा हुआ है क, ठीक है ना, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी ये संपूर्ण ये अपने आप में व्यंजन वर्ण है, ठीक है। तो अब इस क का ना हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका उच्चारण जो है वो जब इसमें अवर्ण मिलेगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस क में प्लस हमने अवर्ण किया तब ये जाके संपूर्ण क बना, ठीक है ना। ये देखिए ये पूर्ण क हो गया। अब हम इसका उच्चारण करते हैं क, ठीक है ना। हम स्वर वर्णों के बिना हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। अगर मैं क का उच्चारण करना भी चाहूँ तो भी मैं नहीं कर पाऊंगी। जैसे मैं उच्चारण करके दिखाती हूँ आपको, क, तो क हम क बोल रहे हैं तो पीछे से अ वर्ण की ध्वनि आ रही है, ठीक है ना। अभी हमने जाना था कि वर्ण क्या होता है, एक ध्वनि ही तो वर्ण होता है, ठीक है। तो मैंने क मैं बोल रही हूँ तो अ की ध्वनि स्वतः अपने आप आ रही है। तो ये व्यंजन वर्ण का यदि मैं उच्चारण करना हो ना तो हम बिना अ को जोड़े यानी बिना स्वर को जोड़े हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये व्यंजन वर्ण है और जब हमने इसको जोड़ दिया अ को उसमें तो ये हमारा स का जो है वो संपूर्ण बन गया, ठीक है। संस्कृत भाषा में व्यंजन वर्णों को अर्धमात्रिक भी कहा जाता है, आधा मात्रा वाले, ठीक है ना। अभी ठीक है, आधा मात्रा वाला भी कहा जाता है। तो ये तो आप जान गए कि व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो स्वयं उच्चरित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अब जाते हैं व्यंजन वर्णों की संख्या, ठीक है। तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? व्यंजन वर्णों की संख्या कुल 33 है, ठीक है। कौन कौन सी है ये हम जान लेते हैं। तो जैसे हम देखेंगे इनकी संख्या, हाँ, तो व्यंजन वर्णों में ये देखिए क वर्ग आता है, च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है, प वर्ग आता है, ठीक है। इसको संस्कृत में शॉर्टकट में कू बोलते हैं, कू को क वर्ग बोलते हैं, चू से च वर्ग जान लीजिए, टू से ट वर्ग, तू से त वर्ग और पू से प वर्ग, ये शॉर्टकट होता है संस्कृत में, ठीक है। हम क वर्ग ना बोल के कू बोल देते हैं केवल, तो उससे समझ में आ जाता है कि कू माने क वर्ग होता है, ठीक है। मैंने वो भी यहाँ पे शॉर्टकट भी लिख दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कवर्ग। कवर्ग में कितने वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। मैंने सभी के नीचे हलंत वर्ण हलंत का चिन्ह लगा दिया है। क्यों? क्योंकि व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो हलंत युक्त होते हैं, ठीक है ना। तो क, ख, ग, घ, ङ कवर्ग हो गया आपका। और च, छ, ज, झ, य चवर्ग हो गया। अब आगे आता है टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, तवर्ग, त, थ, द, ध, न, पवर्ग, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। तो ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 वर्ग हो गए हमारे। और इन 5 वर्गों में 5-5 अक्षर आते हैं, ठीक है। तो ये कुल हो गई ये 25, ठीक है। इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। इन 5 वर्गों के वर्णों को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या है ये हम आगे समझेंगे। अभी आपके इतना डाल दीजिए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। 5 वर्गों में 5-5 वर्ण आते हैं, ये टोटल 25 होते हैं। आगे आता है अंतस्थ, ठीक है ना। अंतस्थ वर्ण होते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ये 4 वर्ण हैं, इनको अंतस्थ कहते हैं। 4 संख्या हो गई इनकी। ऊष्म वर्ण श, स, ह, ठीक है। श, स, ह ये ऊष्म व्यंजन हो गए। ये भी 4 होते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे टोटल हमारे जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, तो कुल हो गया 33 व्यंजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कुल 33 व्यंजन हो गए। अब देखिए इसमें से प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं। जैसे सपोज प्रश्न आ जाता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताइए, तो 25, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो 4, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो 4, कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो 33। ये आपके कुछ प्रश्न हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया। आगे चलते हैं। आगे आता है भाई, अभी हमने जाना था स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या है, ठीक है ना। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जो स्पर्श व्यंजन होते हैं तो इन वर्णों के उच्चारण के लिए जो जिह्वा है वो मुख के किसी एक भाग का स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहा जाता है,
ठीक है। अभी जो हमने स्पर्श वर्ण जाने हैं ये कवर्ग से लेके पवर्ग तक, इनको स्पर्श वर्ण इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा होती है, हमारी जो जीभ होती है, वो मुख के किसी ना किसी एक भाग का स्पर्श करती है, ठीक है ना। जब हम बोलते हैं तो वो किसी ना किसी भाग का स्पर्श करती है, इसलिए स्पर्श करने के कारण ही इनका नाम क्या पड़ गया, स्पर्श वर्ण पड़ गया, ठीक है ना। अभी कौन कौन से होते हैं स्पर्श वर्ण, ये भी प्रश्न आ जाता है। तो कवर्ग के क से लेके, ये कवर्ग का क है, कवर्ग के क से लेके पवर्ग के म तक सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 जो है वो आपके स्पर्श व्यंजन या स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, स्पर्श वर्ण जान लिया, आगे चलते हैं अंतस्थ वर्ण, ठीक है। अंतस्थ वर्ण जो होते हैं, इनका नाम अंतस्थ क्यों पड़ा, देखिए सबका नाम पढ़ने के पीछे कोई ना कोई रीजन है ना। स्पर्श वर्ण क्यों पड़ा, क्योंकि वो किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं। अब अंतस्थ वर्ण क्यों पड़ा, ठीक है ना। अंतस्थ वर्ण इनका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये वर्ण जो होते हैं ये स्वर और व्यंजनों के मध्य में आते हैं, ठीक है। अब कहाँ मध्य में आते हैं, तो माहेश्वर सूत्र अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने बताया था कि आई उण के अ से लेके ए औच के च तक स्वर होता है, फिर हयवरट के ह से लेके, है ना, हयवरट के ह से लेंगे तो वहाँ से लेके हल्के ला तक सारे व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो व्यंजन की स्टार्टिंग होती है यमगणनम सूत्र से, उसके बीच में मध्य में आते हैं जो स्वर व्यंजन होते हैं, ये जो अंतस्थ होते हैं ये स्वर और व्यंजनों के मध्य में आते हैं। ये जानकारी आपको माहेश्वर सूत्र वाले चैप्टर में हो जाएगी, ठीक है। तो मध्य, यहाँ पे मध्य शब्द का मतलब अंत होता है, संस्कृत में कहेंगे अंत का मतलब मध्य भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो अंतस्थ वर्ण होते हैं ये स्वर और व्यंजनों के मध्य में आने के कारण ही इनको अंतस्थ कहते हैं, ठीक है। और एक कारण और है इनको अंतस्थ कहने का कि ये जो हमारे जब हम इसका उच्चारण करते हैं ना तो ये हमारे मुख के मध्य से निकल जाते हैं, ठीक है। आप इसका उच्चारण करके देखना, जो ये अंतस्थ वर्ण होते हैं ये य व र ल, ये जिह्वा कहीं भी स्पर्श नहीं करती, ये मुख के मध्य में से निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो दो कारण है इसका नाम अंतस्थ होने का। एक तो ये मध्य में स्थित है वर्णमाला में, और दूसरा ये मध्य में से ही उच्चरित होते हैं, ठीक है। इन्हें यण भी कहते हैं, माहेश्वर सूत्र में यण प्रत्याहार होता है, वहाँ ये उपलब्ध है। और ये 4 होते हैं, य व र ल, ठीक है। आगे चलिए, आगे आता है ऊष्म वर्ण, ठीक है। अब ऊष्म वर्ण का नाम ऊष्म क्यों पड़ा, क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में मुख से ऊष्म वायु निकलती है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं ऊष्म वर्णों का तो ऊष्म वायु हमारे मुख से निकलती है, अतः इन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है। ये 4 है, ठीक है। और इनका उच्चारण जो है भिन्न भिन्न होता है, देखिए श श श स ह, ठीक है ना, इनका उच्चारण भी भिन्न भिन्न होता है। तो श श स ह ये 4 जो है ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। आगे चलते हैं, आगे आता है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन वो कहलाते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। जहाँ पे 2 व्यंजनों का मेल हो और उन व्यंजनों के मेल होने से कोई परिवर्तन हो जाए, किसी अक्षर में परिवर्तन हो जाए, ठीक है ना, तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आप जानते हैं क्ष त्र ज्ञ और श्र, तो ये जो है ये संयुक्त व्यंजन है क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, ठीक है। अब कौन किसके मेल से बना है तो यहाँ देख लेते हैं। ये जो क्ष होता है क्षत्रिय वाला, ये देखिए क और श इन 2 के मेल से बना है। ये देखिए क है, क के नीचे हलंत लगा है, श है, दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्ष बन गया, ठीक है ना। और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे क के नीचे हलंत लगा है, श के नीचे हलंत लगा है। तो आप ये बात जान चुके हैं, जो जितने भी व्यंजन होते हैं वो अर्धमात्रिक होते हैं, यानी ठीक है ना, यानी उनके नीचे हलंत लगा हुआ होता है, वो पूर्ण नहीं होते हैं, अपूर्ण होते हैं, अवर्ण उनको पूरा करता है, ठीक है ना। तो आप इसका जो विच्छेद है क्ष का, क्षत्रिय वाले क्ष का 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो क और पूरा श, क्ष बन गया, एक क आधा श और ये अ, इसको मिलके ये क्ष बन गया, ठीक है। मैं इसको आधा बोल रही हूँ लेकिन आधा बोलते नहीं है, अर्धमात्रिक बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखिए, तो क और श मिलके क्ष बनता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग करके। आगे देखेंगे त्र कैसे बनता है, त और र मिलके त्र बनता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हलंत त हलंत र संपूर्ण अ त्र, ठीक है। ज्ञ
ज्ञान वाला ज्ञ, ये कैसे बनता है, ज और या मिलके, ठीक है ना। तो हलंत ज और या मिलके ज्ञ बन गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हलंत ज हलंत या और अ, ज्ञ, ज्ञ, ठीक है। अब आ जाता है श्र, श्र कैसे बनता है, श और र मिलके श्र बनता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं श र अ और श्र, ठीक है। तो इस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पे कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि क्ष ये किस किस वर्णों से मिलके बना है, तो क और श से मिलके बना है, ये आपको वहाँ बताना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जितने भी क्षत्र ज्ञ श्र है, ये आपके इन दो वर्णों से मिलके बनता है। इसका ज्ञान आपको होना चाहिए, प्रश्न आ सकता है, ठीक है। और दोनों तरीके से आ सकता है, तो दोनों तरीकों से लिखने का आपको पता होना चाहिए कि दोनों तरीके से गए। पेपर में ऐसा आ गया तो आप ऐसा नहीं बता पाओगे, ऐसा आ गया तो ऐसा नहीं बता पाओगे, तो दोनों का ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे संस्कृति वर्णमाला में अयोगवाह का भी वर्णन आता है, ठीक है ना। अयोगवाह, तो अयोगवाह क्या होते हैं, ठीक है। अभी आपने कहा होगा कि वर्णमाला पढ़ा दी और अंग आह तो पढ़ाया ही नहीं, ठीक है ना। तो ये अंग आह जो होता है ये अयोगवाह में आता है। तो अयोगवाह कहते किसको हैं, ठीक है ना। अयोगवाह कहते किसको हैं, तो अयोगवाह वे वर्ण कहलाते हैं जिनका प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है, ठीक है ना, परंतु ये वर्ण संस्कृत की वर्णमाला में प्रयोग नहीं होते। अर्थात संस्कृत की भाषा जब हम प्रयोग में लाते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं तो हम इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन संस्कृत की वर्णमाला में ये प्रयोग नहीं होते हैं, ठीक है ना। संस्कृत की वर्णमाला क्या है, माहेश्वर सूत्र, और माहेश्वर सूत्रों में इनका प्रयोग कहीं नहीं आता, इसलिए हम इनको अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। अयोगवाह नाम ही इनका पड़ा है। योग माने होना और वाह माने वहन करना, ठीक है, और अयोग माने ना होना, ठीक है ना। योग माने होना, अयोग माने न होना, ठीक है, और वाह माने ढोना। यानी संस्कृत की वर्णमाला में न होने के बावजूद संस्कृत की भाषा में इनका प्रयोग होता है, इसलिए ये अयोगवाह कहलाते हैं, ठीक है। अयोगवाह कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, अनुस्वार, ठीक है। तो अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है, ये ऊपर जो बिंदी है ना, ये ऊपर, ये अ के ऊपर जो बिंदी है यही अनुस्वार होता है, ठीक है। मैंने इसको लिखने के लिए अ का प्रयोग किया है, लेकिन अ के ऊपर जो बिंदी होती है यही मूल रूप से अनुस्वार होता है, ठीक है। नंबर 2 विसर्ग, ठीक है। आ के बाद ये जो 2 बिंदु हैं ये विसर्ग है, केवल प्रयोग करने के लिए मैंने आ का यूज़ किया है। तो अनुस्वार ऊपर बिंदी, विसर्ग बाद में 2 बिंदी, ठीक है। तो अनुस्वार और विसर्ग ये 2 अयोगवाह हो गए, और संस्कृत में 2 अयोगवाह और आते हैं। एक को कहते हैं जिह्वा मूल्य और एक को कहते हैं उपधमानीय, ठीक है। तो जिह्वा मूल्य उपधमानीय क्या होता है, ये आप चित्र में जान लीजिए। यदि क और ख के आगे आपको ऐसा चिन्ह दिखाई दे, ये चिन्ह जो दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर आधा सर्कल है, नीचे आधा सर्कल है, ये ऊपर आधा सर्कल, नीचे आधा सर्कल, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं, तो ये जो आधा सर्कल ऊपर नीचे आधा सर्कल का जो चिन्ह है ये जिह्वा मूल्य कहलाता है, ठीक है ना। यदि क और ख के आगे हो तो इसको जिह्वा मूल्य कहते हैं, और यही चिन्ह यदि प और फ के आगे हो तो उपधमानीय कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अयोगवाह 4 होते हैं। एक बार ये प्रश्न भी आ चुका है, शायद 2018 या 17, अभी रिसेंटली ही ये प्रश्न आया था कि अयोगवाह कितने होते हैं, ठीक है ना। तो अयोगवाह 4 होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपधमानीय, ठीक है। तो जिह्वा मूल्य वो होता है जो क और ख के आगे ऐसा चिन्ह आए, और उपधमानीय वो होता है प और फ के आगे ऐसा चिन्ह आए, ठीक है। ये 4 होते हैं, ठीक है। आप ये मत सोचना कि अरे ये तो 2 हैं, क और ख 2 हैं, नहीं, ये जो चिन्ह है वही जिह्वा मूल्य कहलाता है। यदि क और ख के आगे आए तो इसका उच्चारण जो है वो जिह्वा मूल से हो जाता है, इसलिए इसका नाम अलग पड़ गया जिह्वा मूल्य, ठीक है। और यदि प और फ के आगे आए तो इसका नाम अलग पड़ गया उपधमानीय, ठीक है। तो इसको आप मतलब इन जिह्वा मूल्य को 2 मत मानिएगा, ये जिह्वा मूल्य 1 होता है, उपधमानीय 1 होता है, ठीक है, केवल चिन्ह की बात है। तो इस प्रकार से अयोगवाह कितने हो गए, 4 अयोगवाह हो गए, ठीक है। अनुस्वार, विसर्ग, ये उपधमानीय, और ये ऊपर वाला जिह्वा मूल्य और बाद वाला उपधमानीय। आगे चलते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से अभी तक हमने जो देखा जाना, तो इस प्रकार से संस्कृत की वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हुए, 50 वर्ण। देख लेते हैं कैसे हुए 50 वर्ण। स्वर कितने होते हैं, 13, ठीक है। व्यंजन कितने होते हैं, 33, तो 13 और 33 हो गया आपका 46, 46,
और अयोगवा होते हैं 4। 46 में 4 जोड़ा हो गया आपका 50। तो इस प्रकार से 50 वर्ण संस्कृत की वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था कि किसी किसी बुक में 50 आता है, किसी किसी में 46 आता है, ठीक है ना, 46 आता है। तो जो लोग अयोगवा को नहीं मानते, क्योंकि अयोगवा देखिए वैसे भी संस्कृत की वर्णमाला में आता नहीं है, ठीक है ना, तो जो लोग अयोगवा को नहीं मानते हैं वो 46 वर्ण कह देते हैं, जो अयोगवा को मानते हैं वो 50 वर्ण कह लेते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में प्रयोग नहीं है, वर्णमाला में नहीं है, लेकिन प्रयोग तो होता है। तो यदि अयोगवा को हम लेंगे तो 50 वर्ण। ठीक है, तो आधुनिक संस्कृत भाषा की वर्णमाला में 50 वर्णों का ही प्रयोग होता है, वो इस तरीके से है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है आप लोगों का, वो मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। अभी आप अयोगवा को हमने काउंट किया, लेकिन हमने संयुक्त व्यंजनों को काउंट नहीं किया। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन जो है वो वर्णमाला में काउंट नहीं होते, क्योंकि ये तो 2 व्यंजनों से मिलके ही बन गया है। ठीक है ना, तो व्यंजन तो वर्णमाला में वैसे ही आ जाता है, तो संयुक्त व्यंजनों को काउंट नहीं करते हैं वर्णमाला में। ठीक है, तो इस प्रकार से 13 स्वर, 33 व्यंजन, 4 अयोगवा, 50 वर्ण। अब एक बात और है, वो भी आपको जाननी चाहिए, जो है अनुनासिक वर्ण। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में अनुनासिक वर्ण भी होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने वर्ग पढ़े थे ना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, तो उन प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है। ठीक है, देखिए कवर कंग, चवर कय, टवर कर्ण, तवर कन, पवर क म, ये 5 वर्ण जो होते हैं इनको ये अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है ना, अनुनासिक कहलाते हैं। अभी अनुनासिक क्यों कहलाते हैं, तो इसका क्योंकि इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। ठीक है ना, ये जो प्रत्येक वर्णमाला का जो 5वां वर्ण होता है, ठीक है, इनका उच्चारण मुख और नासिका, मतलब हम मुंह से तो उच्चारण करते ही करते हैं, थोड़ा नाक का भी यूज़ कर लेते हैं, तो इस कारण से इनको अनुनासिक कहा जाता है। ठीक है, ये 5 वर्ण जो है इनको अनुनासिक कहा जाता है। और अनुनासिक का चिन्ह भी होता है एक, ये चिन्ह आप देख रहे हैं, ये 5 ये पा के ऊपर और वहाँ के ऊपर ये चिन्ह जो लगा हुआ है, ये अनुनासिक का चिन्ह होता है। ठीक है, इसका भी कोई गिनती नहीं होती है वर्णमाला में, केवल स्वरों के लिए ये अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये जो 5 वर्ण होते हैं ये अनुनासिक कहलाते हैं, क्योंकि कभी कभी जैसे आपका प्रश्न आ सकता है कि अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं, तो आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कि अनुनासिक वर्ण ये होते हैं, ये 5 जो हैं ये अनुनासिक वर्ण होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण मुख और नासिका से किया जाता है। एक बार आप देख लीजिए, ये देखिए, हाँ, तो ये हमारे एक कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग है। तो यहाँ पे देखेंगे ये 5 दिए हुए हैं ना, ये 5वां जो वर्ण है ना, तो ये अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे इसका उच्चारण भी भिन्न होता है। क्या है, लोगों को उच्चारण भी नहीं पता होता है, जैसे क, ख, ग, घ, ङ बोलते हैं इसको। ठीक है, च, इसको बोलते हैं य, इसको बोलते हैं ण, इसको न और इसको म। तो इसको उच्चारण करने में थोड़ा नासिका का भी यूज़ होता है, तो इसको नासिक वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी वर्णमाला जो है वो कंप्लीट हो गई, संस्कृत की वर्णमाला। आशा करती हूँ कि आपका कोई भी डाउट रहा नहीं होगा, और अगर आपका कोई डाउट रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसका लिंक नीचे है, आप वहाँ पे उस लिंक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, अच्छा लगा हो, आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और संस्कृत भाषा में अगर आपकी रुचि है, ऐसी ही जानकारी आपको लेना अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो वर्णमाला के बारे में आज अभी इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।